यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आप लोगों का एक नया सेशन। और इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के एक नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है उसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। करेक्ट। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। करेक्ट। अब इस चैप्टर को लेकर ना बहुत बड़ा हवा बना हुआ है कि सर ये बहुत टफ है। बेटा कोई टफ नहीं है, बस इतनी बातें हैं कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो याद रखनी पड़ती है, मतलब इसमें मेमोराइज करने वाली चीज़ें बहुत सारी आ जाती है। राइट। किसके अंदर? इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ऐसे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। तो मैं कुछ आप लोगों के साथ पॉइंट डिस्कस करते चलूंगा। कंफर्म है अगर आप लोगों को 16 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो जितने पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ 80 to 90% चीज़ें वही आएंगी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। समटाइम मैं 10 to 20% का छोड़ के इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कुछ नया पॉइंट आ जाए जहाँ पर आप लोगों को अपना सेंस ऑफ ह्यूमर या जहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़े। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है 100% चीज जो हम पढ़ रहे हैं उसी के अंदर से आए। करेक्ट। क्योंकि कैसे चैप्टर बहुत वास्ट है, काफी बड़ा है, तो अभी रिवीजन में वो 100% चीजें, पिन पॉइंट चीजें कवर्ड करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरे साइड से कोशिश रहेंगे कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर जब तक हम ये इनकम फ्रॉम सैलरी को पूरा एक बार रिकॉल करेंगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, तो आप लोगों का बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर। या फिर कॉन्सेप्ट तो नहीं बोल सकता लेकिन सॉल्व कैसे करने प्रॉब्लम्स वो क्लियर हो जाएंगे। राइट। तो हम लोग बात करते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी का अगर क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा। दो तरीके से आएगा, या तो बुलेटेड पॉइंट्स में आपको पॉइंट आएंगे या तो पैराग्राफ में आएंगे। बुलेटेड पॉइंट्स में अगर आते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि चीजें आपके पास ऑलरेडी अलग अलग निकली हुई रहेंगी। और अगर आप लोगों को पैराग्राफ में आता है तो आपने पैराग्राफ को रीड कर करके बुलेटेड पॉइंट्स अलग करने का है, मतलब एक एक पॉइंट को चीजों को अलग निकालते चलना है। सो जब भी आप इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, राइट, तो आप लोगों की हेडिंग या जो ऊपर है वो स्टेटमेंट, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हो? स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। आप क्या बनाने जा रहे हो? ऐसा स्टेटमेंट जहां पर आप सैलरी से रिलेटेड इनकम दिखाना चाहते हो। यहां पर आप लोगों ने लिख लेना चाहिए असेसी का नाम। किसका नाम लिख लेना चाहिए बेटा आप लोगों ने? असेसी, जो भी दिया होगा इंडिविजुअल उसका नाम। इस साइड आप लोगों ने लिख लेना चाहिए अपना असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। राइट। और इस तरीके से आप लोगों की जो हॉरिजॉन्टल और आंसर शीट रहती है वो भी काफ़ी क्या होती है? चौड़ी होती है। इसके बाद आप लोगों ने पर्टिकुलर, ठीक है, पहला कॉलम किसके लिए बना लेना चाहिए? पर्टिकुलर के लिए बना लेना चाहिए। और फिर पर्टिकुलर के बाद आप लोगों के पास दो अमाउंट का कॉलम रहेगा, ठीक है, एक फाइनल अमाउंट का कॉलम रहेगा और एक कैलकुलेशन प्रोस्पेक्टस से रहेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये दो अमाउंट का कॉलम बनाता हूँ। ये एक अमाउंट का कॉलम है जो किस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा? फाइनल कैलकुलेशन। और एक अमाउंट का कॉलम रहेगा ये वर्किंग नोट के हिसाब से। तो अमाउंट और बाहर में लिख देंगे टोटल अमाउंट। करेक्ट। तो होप फॉर्मेट में लेकर किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। हम आगे अगर बात करें तो अब आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन रीड करना है। तो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बेसिक सैलरी दी रहेंगी। अब ध्यान देना, या तो बेसिक सैलरी आपको पर मंथ वाइज दी रहेंगी तो मल्टीप्लाइड बाय 12 करके उसको ईयरली में कन्वर्ट कर लेना, या फिर आप लोगों को सम टाइम नेट बेसिक सैलरी दी जाती है। क्या दी जाती है? नेट बेसिक सैलरी दी जाती है। तो आपने इस नेट बेसिक सैलरी में ऐड कर देना जो जो चीज रिड्यूस की गई थी। जैसे हो सकता है इसमें से क्या क्या रिड्यूस किया था, फॉर एग्जांपल पीएफ रिड्यूस किया था, ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स रिड्यूस किया था, ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल टैक्स रिड्यूस किया था, ऐड कर दो। तो जो जो चीजें रिड्यूस की गई थी वो सारी चीजें, फॉर एग्जांपल रेंट माइनस किया गया था तो रेंट को ऐड कर दो। तो जो जो चीजें रिड्यूस की गई थी नेट बेसिक सैलरी में सबको क्या कर देने का? ऐड कर देने का। सबको क्या कर देने का? ऐड। तो आपको वापस क्या पता चल जाएगा? आपका ग्रॉस बेसिक सैलरी पता चल जाएगा। राइट। क्या पता चल जाएगा आप लोगों को? आपका ग्रॉस बेसिक सैलरी पता चल जाएगा। ठीक है। सो आप लोगों को बेसिक सैलरी पता चल गई। अगर ग्रॉस दी है तो अच्छी बात है, अगर ग्रॉस नहीं दी है तो नेट बेसिक सैलरी से भी आप क्या कर सकते हो? सारी चीजों को ऐड करके ग्रॉस निकाल सकते हो। तो ये आपको क्या पता चल गया? आपका ग्रॉस बेसिक सैलरी। इसी को समटाइम ग्रॉस पे या पे के नाम से भी जाना जाता है, या तो समटाइम ये सिर्फ सैलरी के नाम से भी आता है। तो आप लोगों को बेसिक सैलरी आया, ऑलवेज क्या करना है? टैक्सेबल करना है। ऑलवेज क्या करना है? टैक्सेबल करना है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है हम लोगों के पास डियरनेस अलावेंसेस। डियरनेस अलावेंसेस
तो अगर डियरनेस अलावेंसेस अगर आ रहे हैं तो फिर हमने क्या करना चाहिए, डियरनेस अलावेंसेस जिसे कि शॉर्ट में डीए भी कहा जाता है या समटाइम इसको डियरनेस पे के नाम से भी जाना जाता है। बस डियरनेस पे आया तो इतना समझने का कि डियरनेस पे हमेशा से फॉर्मिंग पार्ट होता है, जबकि डियरनेस अलावेंसेस या डियरनेस डीए के नाम से आया तो ये अगर बोलेगा कि फॉर्मिंग पार्ट है तो ही फॉर्मिंग पार्ट मानने का, अदरवाइज इसको फॉर्मिंग पार्ट हम नहीं मानेंगे। सो डीपी मतलब डियरनेस पे ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ फॉर्मिंग पार्ट एंड डियरनेस अलावेंसेस इफ गिवन देन यू आर अज्यूम्ड कि ये क्या है, आपका फॉर्मिंग पार्ट है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। चलिए सो कई बार बच्चों लोगों को डियरनेस अलावेंसेस फॉर्मिंग कब है, देखो होगा तो फुल्ली टैक्सेबल, चाहे फॉर्मिंग हो नॉट फॉर्मिंग हो, होता तो फुल्ली टैक्सेबल है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, दो ओपिनियन नहीं है। लेकिन अब फॉर्मिंग कब मानना या कब, तो पहली बात है डियरनेस पे ये वर्ड आया तो ऑलवेज फॉर्मिंग पार्ट मानेंगे, लेकिन डियरनेस अलावेंसेस के सामने कुछ नहीं लिखा है फॉर्मिंग, ठीक है। तो हम पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी फॉर्मिंग पार्ट की जानकारी नहीं है तो डियरनेस अलावेंसेस को हम क्या मान के चलेंगे, डियरनेस अलावेंसेस को हम मान के चलेंगे कि वो नॉट फॉर्मिंग है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में होता है कि ऐसा बोल देता है डीए 70% फॉर्मिंग पार्ट है, तो डीए का ओनली 70% पोर्शन फॉर्मिंग लेना है, टैक्सेबल तो 100% करेंगे लेकिन फॉर्मिंग के लिए सिर्फ उसका 70% ही यूज करेंगे, राइट। अच्छा कई बार आप लोगों को नीचे में बोलता है कि भाई हमने डीए भी आरपीएफ के कंट्रीब्यूशन में लिया है या एचआरए के सैलरी में लिया है, इसका मतलब डीए फॉर्मिंग पार्ट है, तो या तो उसका कुछ परसेंटेज दिया जाएगा, और परसेंटेज नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम कर सकते हैं कि पूरा का पूरा 100% क्या है, आपका फॉर्मिंग पार्ट है। तो ये डियरनेस अलावेंसेस के फॉर्मिंग पार्ट से रिलेटेड बात हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट आप लोगों को कमीशन के बारे में बोलता है, और कमीशन दो प्रकार के होते हैं। कमीशन एक होता है जो फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर होता है, फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर होता है, और एक कमीशन होता है जो फिक्स्ड अमाउंट का होता है, फिक्स्ड अमाउंट का होता है। तो चाहे टर्नओवर वाला हो चाहे अमाउंट वाला हो, दोनों भी क्या होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल। कमीशन आया मतलब क्या करने का, फुल्ली टैक्सेबल। बस ये जो फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर है ना, तो ये एचआरए और जो आरपीएफ का कैलकुलेशन होता है ना, उसके लिए जो सैलरी निकालनी पड़ती है ना, वहां काम आता है। अदरवाइज टैक्सेबल तो पूरा करना ही करना है, करेक्ट। चलो तो होप आप लोगों को ये बात भी क्या हो गई, समझ में आ गई। बेसिक पे, डियरनेस अलावेंसेस, कमीशन, ये ऑलवेज क्या होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल। इसके अलावा सम टाइम आप लोगों को बोनस शेयर भी दिया जाता है, और बोनस शेयर या तो आपको डायरेक्टली अमाउंट दे देगा या बोलेगा 2 मंथ इक्वल टू द सैलरी है, 1 मंथ इक्वल टू द सैलरी है। तो बोनस भी क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। बोनस भी क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। फिर बोनस के बाद हम अगर अगली बात करें, नेक्स्ट बात करें, तो बोनस के अलावा अगर आप लोगों को कभी क्वेश्चन के अंदर एडवांस सैलरी दे दिया जाए, एडवांस के अलावा अगर आप लोगों को अरियर ऑफ सैलरी दे दिया जाए, अरियर ऑफ सैलरी के जगह अगर आप लोगों को लीव इनकैशमेंट दे दिया जाए ड्यूरिंग द सर्विस, ठीक है, लीव इनकैशमेंट अगर आपको दे दिया जाए, तो ये सारे आप लोगों के जो बेनिफिट है, मॉनिटरी बेनिफिट्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली मॉनिटरी बेनिफिट, मो। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके फुल्ली टैक्सेबल। सो एडवांस सैलरी, अरियर ऑफ सैलरी, लीव इनकैशमेंट, अगर ये आते हैं पॉइंट तो आपने क्या करना है, फुल्ली टैक्सेबल, राइट। क्या करना है, फुल्ली टैक्सेबल। ओके, तो राइट ये सारे पॉइंट्स आए तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, फुल्ली टैक्सेबल करना चाहिए। अब कुछ बेसिक, मैं अब जो अगली कैटेगरी स्टार्ट करने जा रहा हूं वो कौन सी कैटेगरी है, अगली कैटेगरी अलावेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। अगली कैटेगरी किस चीज से रिलेटेड है, अलावेंसेस। अब अलावेंसेस अगर मिलता है तो क्या करेंगे, अब अलावेंसेस के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, यानी कि जैसे कोई फुल्ली टैक्सेबल वाले अलावेंसेस आ गए, कुछ कैटेगरी कैसी आपके पास, फुल्ली टैक्सेबल वाले अलावेंसेस है, वो नाम दिखा कि आपको वो अमाउंट को पूरा टैक्सेबल कर देना है। तो फुल्ली अलावेंसेस अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ कॉमन नाम है जो जनरली एग्जाम्स के अंदर आते हैं, जैसे कि मेडिकल अलावेंसेस, दिखा, ज्यादा सोचने का नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। उसके अलावा टिफिन या फिर लंच अलावेंसेस, टिफिन या फिर लंच अलावेंसेस, राइट। अगर ये आप लोगों को अलावेंसेस दिखे, फुल्ली टैक्सेबल। उसके अलावा अगर आप लोगों को मैरिज अलावेंसेस के नाम से कोई अलावेंसेस मिलता है, अगेन फुल्ली टैक्सेबल। मैरिज के अलावा अगर आप लोगों को प्रॉक्टर
क्या प्रॉक्टर या फिर वार्डन अलावेंसेस मिलते हैं, तो ये भी क्या होता है आप लोगों का फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंसेस मिलता है, तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंसेस भी क्या होते हैं आपके फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई पर्सनल अलावेंसेस मिलते हैं पर्सनल नेचर के, ठीक है, फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अगर आपको क्या मिल रहे हैं अलावेंसेस मिल रहे हैं, तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा आप लोगों का फुल्ली टैक्सेबल। इसके अलावा CCA सिटी कॉम्पनसेटरी अलावेंसेस अगर मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फुल्ली टैक्सेबल। सिटी कॉम्पनसेटरी अलावेंसेस भी क्या हो जाता है आपका फुल्ली टैक्सेबल। तो ये ऐसे कुछ अलावेंसेस है कॉमनली जो क्या होते हैं आप लोगों के फुल्ली टैक्सेबल। तो फुल्ली टैक्सेबल वाले अलावेंसेस अगर आपको देखने को मिले, तो आपने सीधा क्या कर देने का, बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना कुछ ज़्यादा सोचे, बस इतना ध्यान देना अगर पर मंथ में होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 12 करके टैक्सेबल करना है। और कई बार बेसिक सैलरी का 5%, 2%, 10% अगर ऐसा बोले तो उतना परसेंट निकाल कर ये अमाउंट को लिख देना है। तो पहली अलावेंसेस के अंदर कैटेगरी कौन सी होती है आपकी, तो पहली कैटेगरी होती है फुल्ली टैक्सेबल वाली। करेक्ट, कौन सी कैटेगरी फुल्ली। इसके अंदर और भी नाम आ सकते हैं जो कि आपके नोट्स के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, तो आप लोगों ने उन बातों को भी एक बार क्या कर लेना चाहिए, रीड कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं कुछ और भी अलावेंसेस जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं अगर उसकी बात करूं, तो एंटरटेनमेंट अलावेंसेस ये भी क्या होता है आप लोगों का फुल्ली टैक्सेबल, राइट। एंटरटेनमेंट अलावेंसेस भी क्या होते हैं आप लोगों के फुल्ली टैक्सेबल। इसके अलावा सिटी कॉम्पनसेटरी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, प्रॉक्टर अलावेंसेस की बात कर चुके हैं, टिफिन अलावेंसेस की बात कर चुके हैं। पर्सनल नेचर के जो खर्चे होते हैं, जैसे कि सर्वेंट अगर अलावेंसेस मिल रहा है आप लोगों को, तो सर्वेंट अलावेंसेस भी क्या हो जाएगा आप लोगों का फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। कोई मेडिकल अलावेंसेस मिलता है फुल्ली टैक्सेबल है। अगर आपने ओवर टाइम काम किया है, ओवर टाइम अलावेंसेस मिलेंगे, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। अगर आप लोगों को किसी डेप्यूटेशन के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है, डेप्यूटेशन के लिए अगर कोई अलावेंसेस मिलता है, तो डेप्यूटेशन अलावेंसेस भी क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, सॉरी फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट अलावेंसेस मिल रहा है, तो प्रोजेक्ट अलावेंसेस भी क्या हो जाएगा आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। प्लानिंग अलावेंसेस के नाम से अगर कोई अलावेंसेस मिला आपको, तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। उसके अलावा नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंसेस भी क्या होता है फुल्ली टैक्सेबल। तो ये कुछ ऐसे अलावेंसेस है जो क्या होता है फुल्ली टैक्सेबल, राइट। और फुल्ली टैक्सेबल के बाद अब जो अगले अलावेंसेस की बात करेंगे, सो अगले अलावेंसेस है आप लोगों के पास पार्टली एग्जेम्प्टेड, पार्टली एग्जेम्प्टेड एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड एंड पार्टली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, यानी कि कुछ एक्सटेंट तक के ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और कुछ एक्सटेंट तक क्या हो जाएंगे टैक्सेबल। इसके अंदर भी दो तरीके की कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी जो अप टू सर्टेन लिमिट, अप टू सर्टेन लिमिट, उनकी कुछ लिमिट प्रिस्क्राइब्ड की गई है, उन लिमिट तक एग्जेम्प्ट होते हैं। तो बस यही बातें याद रखनी होती है। जैसे कि मैं 1 बाय 1 अगर एक एक करके अलावेंसेस अगर लूँ, तो पहला जैसे मैं अलावेंसेस की बात करता हूँ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस, राइट। कौन सा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस। तो जितना भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस है, इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकालोगे आप, तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकालोगे, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसमें से लेस कर दो। अब अमाउंट रिसीव्ड हुआ ये क्वेश्चन में बताएगा कि आपको पर मंथ कितना अमाउंट मिल रहा है, नंबर ऑफ कितने बच्चों के लिए मिल रहा है, ये पर मंथ की अमाउंट है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं और मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दोगे तो आपको साल भरे का टोटल नंबर ऑफ बच्चों का अमाउंट पता चल जाएगा। लेकिन इसमें से लेस करने का रहेगा आप लोगों ने एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। और कितना रुपए मैक्सिमम लिमिट है इसका, 100 रुपीज, मैक्सिमम 2 बच्चा, ठीक है, उससे ज़्यादा बच्चा नहीं चलेगा, और मैक्सिमम लिमिट 100 रुपये है। तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस माइनस करके, ये प्लस माइनस करके बाकी का टैक्सेबल अमाउंट आप क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे। ये किसकी बात हो गई, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस की। इसके अलावा आप लोगों को चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंसेस के नाम से भी पूछा जाता है, राइट। किस नाम से, चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंसेस के नाम से भी पूछा जाता है। तो इसमें से भी हमने लेस कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी पहले आप क्या निकाल दोगे, अमाउंट रिसीव्ड, पहले क्या निकाल दोगे, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो। तो अमाउंट रिसीव्ड की मिल जाएंगे अमाउंट, फिर उसमें से एग्जेम्प्ट कर दोगे अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। इसकी लिमिट होती है 300 रुपये पर मंथ, ठीक है, यानी इंटू 12 करेंगे तो साल भर का आ जाएंगे, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड।
तो ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करके बचे हुए अमाउंट क्या हो जाएंगे आपके टैक्सेबल। करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो हील एरिया कंपनसेटरी अलावेंसेस, हील एरिया कॉम्पनसेटरी अलावेंसेस अगर आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो इसकी पहले नॉर्मल लिमिट याद रखने का 300। पहले तो कितना अमाउंट रिसीव्ड हो वो निकाल दो, ये सब क्वेश्चन में दिया रहता है अमाउंट रिसीव्ड। तो पहले अमाउंट रिसीव्ड लिख लो और इसमें से लेस करेंगे, लेस एग्जेम्प्ट अप टू एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14। अलग अलग कंडीशन है बट जनरल कंडीशन याद रखने का 300 रुपए पर मंथ इंटू 12, ये जनरल बात हो गई। ठीक है, लेकिन ये जनरल बात तब जब आपका जो लोकेशन है वो कितने हाइट के ऊपर है, जब वो है आप लोगों का 1000, ठीक है, जब 1000 मीटर के ऊपर है तब आपको नॉर्मली 300 रुपए की लिमिट देना है। लेकिन अगर आप लोगों का अगर क्या है लेस देन 1000 मीटर है, लेस देन 1000 अगर मीटर है तो फिर आप लोगों ने फुल्ली टैक्सेबल करना चाहिए, फुल्ली टैक्सेबल करना चाहिए। सर अभी याद कैसे रहेगा? देखो जहां पर 1000 मीटर की बात करेंगे ना उसके नीचे की पूरी अमाउंट क्या कर देंगे टैक्सेबल। भाई अब नॉर्मल लोकेशन पे रहता है उसके लिए उसको क्या बात का हिली एरिया कंपनसेटरी देना, यानी फालतू में मिल रहा है उसको हिली एरिया कंपनसेटरी, जबकि वो हिली एरिया में तो है ही नहीं, तो फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा 1000 मीटर के ऊपर है नॉर्मल सिटीज के अंदर 300 रुपए पर मंथ। और अगर मान लो वो कुछ 8 प्रदेश के अंदर अगर आता है, जैसे कि वो अगर आता है आप लोगों का उत्तर प्रदेश, उसके अलावा आता है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके अलावा मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, तो अगर ऐसे स्पेसिफिक एरिया में आता है तो उसकी लिमिट होती है 800 रुपए पर मंथ। और अगर सियाचिन जैसे एरिया में आता है तो 7000 रुपए पर मंथ, राइट, 7000 रुपए पर मंथ अगर सियाचिन जैसे एरिया के लिए आता है तो। जनरली ये कंडीशंस आती नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो फुल्ली टैक्सेबल वाली बात आएंगी या तो 300 रुपए पर मंथ वाली बात आएंगी। करेक्ट। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है किसके लिए, हील एरिया कॉम्पनसेटरी अलावेंसेस के लिए आपको ये बात क्या करना है, ध्यान रखना है, राइट। अगले अलावेंसेस की बात करें तो अगला अलावेंसेस है आप लोगों के पास अंडरग्राउंड अलावेंसेस। कौन सा? अंडरग्राउंड अलावेंसेस। तो अंडरग्राउंड अलावेंसेस जनरली ये बहुत कम आता है बट आया तो आपको याद रखने का कि जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, जितना अमाउंट क्या हुआ है रिसीव्ड हुआ है, उसमें से एग्जेम्प्ट कितना करेंगे 8 से पर मंथ। अमाउंट रिसीव्ड में से क्या करेंगे हम लोग, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है अमाउंट रिसीव्ड में से कौन सी अमाउंट को माइनस करेंगे, लेस करेंगे। इसमें से क्या लेस करेंगे,